नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज हम लोग ITCS के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सेट 13 को लाए हैं। इससे पहले आपको 1 से लेकर के 12 सीरीज तक हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग 13वां सीरीज लाए हैं ITCS में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चंस को कि आज कौन से क्वेश्चंस हमने चुनकर रखे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के फोक सॉन्ग, पॉपुलर फोक सॉन्ग के रूप में, क्षेत्रीय गीत के रूप में लिया जाता है? मांग, कजरी, बाउल और बोली। तो इसका राइट आंसर है कजरी। कजरी उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रमुखता से गाई जाती है और ये एक फोक सॉन्ग का फॉर्म है। दीपावली के आसपास इसे गाया जाता है और रक्षाबंधन के आसपास इसे गाया जाता है। कजरी का त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। यक्षगान इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। यक्षगान किस राज्य का डांस फॉर्म है, किस राज्य का नृत्य का स्वरूप है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका। लावणी इज द फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट। लावणी जो है वो किस राज्य का फोक म्यूजिक है, किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत माना जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लावणी एक फोक म्यूजिक का फॉर्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओणम इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूटी। ओणम जो है वो किस राज्य का त्योहार, किस राज्य का सांस्कृतिक त्योहार माना जाता है? असम, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो जब हम ओणम की बात करते हैं तो ओणम जो है ये केरल राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार है। गुरु पर्व, अगर ध्यान से देखें तो गुरु पर्व यानी गुरु पर्व को हम किसके जन्म के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, किसके जन्म के रूप में हम गुरु पर्व को देखते हैं सिख धर्म में? तो इसका राइट आंसर है गुरु नानक। गुरु नानक का जो जन्म दिवस है उस जन्म दिवस को हम गुरु पर्व के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट होस्ट्स द फेमस खजुराहो डांस फेस्टिवल। कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो खजुराहो डांस फेस्टिवल को होस्ट करता है, उसे आयोजित करने का काम करता है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में देखें, खजुराहो की जब हम बात करते हैं वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। वेयर वॉज द फर्स्ट सिनेमा डिमॉन्स्ट्रेटेड इन इंडिया। भारत में सबसे पहली बार सिनेमा कहाँ पर दिखाया गया था? हिंदी थिएटर एट कोलकाता, बॉम्बे एट वॉटकिंस होटल, एथनाइम एंड चौरंग थिएटर, और अगला है लैफ्ट फेयर। तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे एट वैटकिंस होटल में सबसे पहली बार सिनेमा को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था ब्रिटिश पीरियड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। Who among the following made the first fully indigenous silent feature film in India? भारत की अपनी पहली साइलेंट मूवी कौन सी थी और किसके द्वारा उस मूवी को बनाया गया? तो ये बात आप भी जानते हैं, आलम आरा के बारे में आपने सुना है। और अगर ध्यान से देखें किसके द्वारा ये काम किया गया था, तो ल्यूमियर ब्रदर्स, मनी सेतना, दादा साहब फाल्के और धीरेन्द्र नाथ गांगुली। तो ये बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत सा आसान सा है। दादा साहब फाल्के को हम सबसे पहली मूक फिल्म के लिए हम जानते हैं। अगला प्रश्न। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में यानी भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में हम किसे देखते हैं? ढूंढीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के, बोथ ए एंड बी, मनी सेथना। तो ये क्वेश्चन में आपको एक ट्विस्ट दिया गया है, कभी भी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने भी आ सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। ढूंढीराज गोविंद फाल्के ये जो नाम है ये
ही नाम दादा साहब फाल्के का है। तो दादा साहब फाल्के को ही हम ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम से जानते हैं। उनका पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिखे तो वो राइट आंसर होगा। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। हु टॉक्स अबाउट सॉल्ट पेटर, अग्नि चूर्ण के विषय में कौन बात करता है एंशियंट पीरियड में। देखें, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री इन इंडिया से उठाया गया है कि भारत में केमिस्ट्री इन इंडिया से भी ये प्रश्न है। और ये प्रश्न एक और भाग से, जैसे हम पायरोटेक्निक्स इन इंडिया कहते हैं, यानी आतिशबाजी, तो भारत में केमिस्ट्री से रिलेटेड और आतिशबाजी दोनों से रिलेटेड ये प्रश्न है कि सॉल्ट पेटर, अग्निचूर्ण जिसे कहते हैं, उसके विषय में कौन बात करता है। वराहमिहिर, चरक, याज्ञवल्क्य और चाणक्य। तो इसका राइट आंसर है चाणक्य। चाणक्य ने अपनी पुस्तक के अंदर सॉल्ट पेटर यानी अग्निचूर्ण की बात की है, जिसके माध्यम से रोशनी और धमाका दोनों होता है। अगला प्रश्न, रिस्ट्रिक्शंस ऑन आतिशबाजी इन मुगल पीरियड वाज ऑर्डर्ड बाय। मुगल पीरियड में आतिशबाजी पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया, या ये जो आदेश है कि आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या आतिशबाजी प्रतिबंधित है, ये कार्य किसके द्वारा किया गया। बाबर, जहांगीर, औरंगजेब और अकबर। तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब वो पहला व्यक्ति था जिसने आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया। और अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन बनता है कि पहली बार किसके समय में आतिशबाजी की शुरुआत हुई, तो बाबर आतिशबाजी के लिए जाना जाता है। बाबर को हम जानते हैं कि वो पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसके समय में आतिशबाजी शुरू हुई। और उसके बाद तो आतिशबाजी का बहुत विस्तृत स्वरूप मुगल पीरियड में हमको देखने को मिलता है। तो 13th सेंचुरी से या कहें 12th सेंचुरी से हमें आतिशबाजी की चीज़ें दिखती हैं। और उससे पहले अगर देखें तो चाणक्य जैसे लोगों ने स्वयं अपनी पुस्तक में इस प्रकार की चीज़ों के विषय में भी बात की है। अगला प्रश्न, पायरोटेक्निक्स इन इंडिया अपीयर्ड इन। पायरोटेक्निक्स जो है भारत में वो कब आया। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था और वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10वीं से 11वीं शताब्दी में, 12वीं से 13वीं में, 11वीं से 12वीं में, 13वीं से 14वीं में। तो इसका राइट आंसर है 13वीं से 14वीं शताब्दी में पायरोटेक्निक्स इंडिया में हमें दिखाई देता है। मैंने ये कहा कि बाबर पहले व्यक्ति के रूप में हमें दिखता है जिसने आतिशबाजी की शुरुआत की। और उसके बाद आने वाले जितने भी मुगल बादशाह थे, ज़्यादातर ने आतिशबाजी के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर किया। मैंने 12वीं शताब्दी का उल्लेख किया क्योंकि 12वीं शताब्दी से हमें कुछ एक दो रेफरेंसेस मिलते हैं जहां पर आतिशबाजी शुरू हुई। लेकिन अगर आंसर के तौर पर अगर आपको सही ऑप्शन के रूप में चुनना है और राइट आंसर लिखना है और इस तरह से आपके विकल्प दिए हों, तो आप हमेशा 13वीं से 14वीं शताब्दी को राइट आंसर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि वहां पर एविडेंसेस अवेलेबल हैं। Which among the following places have given the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? भारतीय जो प्रायद्वीप क्षेत्र है, भारतीय जो क्षेत्र है, उसमें सबसे पहली बार कृषि के एविडेंस, खेती के एविडेंस कहाँ प्राप्त होते हैं। प्रतापगढ़, मेहरगढ़, क्वेटा और कलत। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर इन इंडिया से है। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन की सबसे पहली बार कृषि के जो एविडेंस हैं, प्रमाण हैं, वो कहाँ मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है मेहरगढ़ से। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर इन इंडिया, सबसे पहले चांदी के उपयोग की जो स्थिति है भारत में, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है। ये प्रश्न भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री इन इंडिया से रिलेटेड है। तो हड़प्पन कल्चर में, कैथोलिक कैलोकोलिथिक कल्चर इन वेस्टर्न इंडिया, वैदिक टेक्स्ट, सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो कहाँ पर हमें सिल्वर एविडेंस प्राप्त होते हैं। तो कैलोकोलिथिक जो कल्चर है वेस्टर्न इंडिया में, वहाँ पर हमें सबसे पहली बार एविडेंस मिलते हैं सिल्वर के। अगला क्वेश्चन, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया मैनिफेस्टेड देमसेल्फ इन देयर फुल ग्लोरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ।
देखिए आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला और स्थापत्य, इंडियन आर्किटेक्ट से क्वेश्चन है कि आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट भारत में है वो सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत और ये अपने पूर्ण ग्लोरी पर, पूर्ण गौरव पर ये हमें किस समय में दिखाई देता है? गुप्त पीरियड में, नंद पीरियड में, मौर्य वंश में और चोल जो राज्य है, चोल राजा हैं उनके समय में। तो इसका राइट आंसर है गुप्त पीरियड में। गुप्त पीरियड में कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्थपति हुए, ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हुए एंशियंट इंडिया के, जिन्होंने एक से एक चीज़ें बनाई, जिनमें कैलाश मंदिर, जिनमें अगर आप देखें तो बृहदेश्वर के मंदिर या साउथ इंडिया के बहुत सारे मंदिर शामिल हैं। अगला प्रश्न, विच पेंटिंग इज मेड फ्रॉम फ्रेस्को स्टाइल? फ्रेस्को स्टाइल में कौन सी पेंटिंग बनाई गई है? भीमबेटका में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पिखलिखल, अजंता में और एलोरा में। तो इसका राइट आंसर है कि अजंता में। अजंता में बहुत सारे पेंटिंग्स को हम देखते हैं फ्रेस्को स्टाइल में। फ्रेस्को स्टाइल एक एंशियंट पीरियड की स्टाइल है जिसमें हम हाथ से कलाकृतियों को बनाने और पेंटिंग्स को बनाने की स्थिति को देखते हैं पत्थरों पर। अगला क्वेश्चन है, विच संगम लिटरेचर वाज कंपोज्ड बाय जैन मॉन्क एंड द थीम इज द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ एंड यूथ? ये प्रश्न है आपका। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संगम लिटरेचर के अंतर्गत हमें कौन से जैन मॉन्क की चीज़ें दिखाई देती हैं जिसने नेचर ऑफ लाइफ और यूथ के विषय में बात की है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में अगर देखें तो नलदियार इसका राइट आंसर है। नलदियार एक ऐसे जैन मॉन्क थे जिन्होंने संगम लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ों को अपने स्तर पर लिखा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इन एंशियंट टाइम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेड वाज? भारत में या ये कहें कि पूरे विश्व स्तर पर अगर देखें प्राचीन समय में ट्रेड का सबसे बड़ा जो मोड था वो क्या था? एनिमल्स के थ्रू, बोट्स के थ्रू, बुलॉक कार्ट के थ्रू और बाई वॉक। तो इसका राइट आंसर है बोट्स के थ्रू, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लोग प्राचीन समय में समुद्री मार्ग के द्वारा ही व्यापार के लिए दूर देशों तक जाया करते थे। अगला क्वेश्चन, द टैक्स which the kings used to collect from the people in the Vedic period was called? वैदिक पीरियड में जिस प्रकार का जो कर है जो राजा द्वारा लोगों से वसूला जाता था, तो राजा द्वारा वसूले जाने वाले जो कर हैं उन करों को वैदिक पीरियड में क्या कहते थे? बाली, विधता, वर्मन और करा। तो इसका राइट आंसर है बाली। बाली शब्द जो है बहुत ही प्रचलित है, तो इसको याद रखना है आपको कि वैदिक पीरियड में जो भी टैक्स वसूला जाता था राजाओं द्वारा उसे बाली कहते थे। अगला क्वेश्चन, द वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन? वैदिक इकोनॉमी, वैदिक अर्थव्यवस्था जो थी, वैदिक पीरियड में जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? ट्रेड और कॉमर्स पर, क्राफ्ट और इंडस्ट्री पर, एग्रीकल्चर और कैटर रियरिंग पर और ऑल ऑफ द अबव, इन सभी पर। तो इसका राइट आंसर है एग्रीकल्चर और कैटर रियरिंग पर, क्योंकि वैदिक पीरियड में ज़्यादातर लोग कृषि का कार्य करते थे, जानवरों का पालन पोषण करते थे, और कृषि और जानवरों के पालन पोषण से प्राप्त होने वाली जितनी भी चीज़ें थीं उनको वो क्रय विक्रय के स्तर पर लाते थे, व्यापार के स्तर पर लाते थे। तो इकोनॉमी जो है पूरी तरह से वो आधारित थी कृषि पर और कैटल रियरिंग पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी एडी कमोडिटीज ग्रेटली इन डिमांड इन रोमन वर्ड फ्रॉम इंडिया वर? कह रहा है फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर के भारत द्वारा कौन सी चीजें ऐसी, भारत से कौन सी ऐसी चीजें थी जो रोमन लोगों द्वारा डिमांड की जाती थी? यानी इस क्वेश्चन को इस तरह से देखें कि फर्स्ट सेंचुरी एडी के समय में सबसे ज्यादा जो डिमांड है भारत से वो कमोडिटीज की कौन करता था? रोमन लोग करते थे, लेकिन रोमन लोग किस कमोडिटी की डिमांड करते थे? क्वेश्चन ये है। स्पाइसेस और परफ्यूम्स का, प्रेशियस स्टोन्स का, सिल्क, मसलिन्स एंड कॉटन, ये, और उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी में रोमन लोग इंडिया में बिजनेस पर्पस से आते थे, या यूं कहें कि भारत के लोग भी दूसरे कंटिनेंट्स में बिजनेस पर्पस से जाते थे और यहाँ से
भारत के स्पाइसेस की, परफ्यूम्स की, प्रेशियस स्टोन्स की, सिल्क, मसलिन और कॉटन के कपड़ों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी में रोमन लोग सबसे ज्यादा भारत से क्या चाहते थे? स्पाइसेस, परफ्यूम्स, प्रेशियस स्टोन्स, सिल्क, मसलिन और कॉटन के कपड़े। इसी के साथ हम अपने इस क्वेश्चन सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आप सभी से ही कहना चाहूँगा कि अभी हम एक दो क्वेश्चन सेट की सीरीज और लाएंगे, यानी ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन सेट की सीरीज को मैं प्रेजेंट करूँगा। और अभी अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास 13 जो क्वेश्चन सीरीज हैं ये अवेलेबल हो चुकी हैं। इससे पहले की भी सीरीज आप कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को बहुत लोगों तक पहुंचाएं। AKTU या और भी लोग जो इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर सिस्टम या नॉलेज सिस्टम को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बहुत लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें। वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगली वीडियोस के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।